हेलो दोस्त, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे और बायोलॉजी विद मनीष कुमार चैनल के साथ आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। इस चैनल पे हम लोग संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन करने जा रहे हैं। धीरे धीरे आपके सारे टॉपिक्स चैप्टर्स को कवर किए जा रहे हैं। हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों माध्यम के टॉपिक्स को इस चैनल पर कवर किए जाएंगे। चैप्टर्स के खत्म होने के बाद आपके लिए नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स के लिंक मिलते हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वीडियो को देखने से पहले नोट्स को डाउनलोड कर ले, हो सके तो उसको प्रिंट करवा ले। ये आपके लिए ज्यादा फायदा कारक हो सकता है। सारा नोट्स हस्तलिखित है, हाथों से लिखा गया है, बेहतरीन ढंग से लिखा गया है, इसलिए ताकि आपको आपकी तैयारी में किसी तरह की कोई सब असुविधा नहीं हो। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र। आज इस चैप्टर का पहला लेक्चर होगा। इससे पहले हम लोगों ने इस चैनल के माध्यम से बायोटेक्नोलॉजी यूनिट को खत्म कर लिया है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल इशू खत्म कर लिया गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट खत्म कर लिया गया है। इसके अलावा बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन को हम लोगों ने खत्म कर लिया है। ये सारा लेक्चर आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो आपको वहां मिलेंगे। इन सारे चैप्टर्स के नोट भी आपको वहां आसानी से उपलब्ध होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप फिर से आपको कहा जा रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में को जब आप खोलेंगे तो वहां पर आपको वहां लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहां से आप ड्राइव्स में जाकर के आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आज का ये नया टॉपिक, एक फ्रेश सा टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र। हम लोग सभी जानते हैं पारिस्थितिक तंत्र हमारे लिए यानी कि पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये हम लोगों ने इन्वायरमेंटल इशू चैप्टर में पढ़ चुका है। यहां हम लोग पारिस्थितिक तंत्र का बात करेंगे तो फिर से आपको एक बार पर्यावरण के बारे में समझना चाहिए कि आखिर ये पर्यावरण क्या है। तो सबसे पहले पर्यावरण का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो हम लोग पीछे के क्लास में देख चुके हैं कि पर्यावरण के संधि विच्छेद में हम लोगों को मिलता है परिधन आवरण। अगर हम लोग पर्यावरण का संधि विच्छेद करें तो हम लोगों को मिलेगा परिधन आवरण। परिधन आवरण कहने का मतलब हमारे या किसी भी जीव के चारों ओर का जो वातावरण है, परि मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब है लेयर यानी कि परत से। तो हमारे चारों ओर का जो परत है या जो लेयर है उसी को हम लोग पर्यावरण नाम देते हैं। आवरण कहने का मतलब यहां ये है, आवरण कहने का मतलब यह है कि जैसे अगर हम अपने पर्यावरण का बात करें तो हमारे चारों तरफ जो भी चीज है वो हमारा पर्यावरण है। आप जहां भी है, आपको छोड़ करके उस जगह पर जो भी सारा चीज है वो सारा आपका पर्यावरण है। तो ये हम लोग जान रहे हैं पर्यावरण क्या है। अब हो क्या रहा है कि इस पर्यावरण में क्या होता है कि सजीव और निर्जीव दोनों घटक है, ये हम लोग जान रहे हैं। ये सजीव और निर्जीव घटक में इस दोनों के बीच आपस में कुछ इंटरेक्शन होता है, कुछ लगाव है, कुछ कार्य के लिए एक दूसरे के ऊपर ये दोनों निर्भर है। अब इस लगाव को यानी कि ये जो पर्यावरण में उपस्थित सजीव और निर्जीव जीवों के बीच जो आकर्षण है, इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या? पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है? पारिस्थितिक तंत्र ऐसा तंत्र जिसमें क्या होगा कि पर्यावरण में उपस्थित जीवों के बीच, सजीव या निर्जीव, जीव में कुछ भी, दोनों का बात किया जा रहा है, सजीव और निर्जीव के बीच जो आकर्षण है, जो दोनों के बीच इंटरेक्शन है, उसी को हम लोग नाम दे देते हैं इकोसिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्म इकोसिस्टम जो है ये सबसे पहले दिया गया था टेंसले के द्वारा, एजी टेंसले नाम के वैज्ञानिक के द्वारा 1935 ईस्वी में टर्म इकोसिस्टम दिया गया है। ये भी आपको याद रहनी चाहिए। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। ये टर्म दिया कब गया था तो उसको भी आप समझिए। 1935 ईस्वी में ये चीज दिया गया था, टर्म इकोसिस्टम।
चलिए आगे बढ़िए जरा। टर्म इकोसिस्टम जो है इसको अगर हम लोग बात करें तो टाइप्स कितना है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र के प्रकार, पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र के प्रकार। तो पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार का अगर हम लोग बात करें स्थान के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र को कितने भागों में बांटा जाता है, तो स्थान के आधार पर हम लोग पारिस्थितिक तंत्र को दो भागों में बांटते हैं। क्या सब? तो जो सबसे पहला है वो है आपका लैंड इकोसिस्टम, यानी कि पहला जो नंबर 1 में है स्थलीय परितंत्र, स्थलीय परितंत्र लैंड इकोसिस्टम इसको कहा जाएगा। और दूसरा जो है आपका वो है जलीय परितंत्र, जलीय परितंत्र यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक, स्थलीय परितंत्र और जलीय परितंत्र, स्थलीय परितंत्र और जलीय परितंत्र। स्थलीय का मतलब लैंड इकोसिस्टम या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आप कह सकते हैं इसको, और दूसरा जो है वह आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम या फिर आप इसको वाटर इकोसिस्टम के भी नाम से जान सकते हैं। चलिए देख लेते जरा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसा परितंत्र यानी कि जीवों के बीच का आकर्षण, इंटरेक्शन अगर स्थल पे हो रहा है, यानी कि स्थल कहने का मतलब जमीन से है, लैंड से है। अगर जमीन पर इकोसिस्टम का फॉर्मेशन हो तो उसको हम लोग स्थलीय परितंत्र कहेंगे, और अगर जल में इस तरह का कार्य हो रहा है तो इसको हम लोग जलीय परितंत्र के नाम से जानते हैं। चलिए देखिए जरा, इसका अगर एग्जांपल ले लैंड इकोसिस्टम का तो क्या हो जाएगा? जंगल है आपका, जंगल। क्यों? क्योंकि सर जंगल जो है वो तो जमीन पर ही होगा, तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे? स्थलीय परितंत्र में रखते हैं। इसके बाद ग्रासलैंड है, यानी कि घास का मैदान आपका, घास का मैदान, घास का मैदान। और भी बहुत सारे हैं, जंगल है, घास का मैदान है, इसके अलावा रेगिस्तान है, इसके अलावा गार्डन है। तो ये सारा आएगा किसमें? स्थलीय परितंत्र में। अगर वही हम लोग जलीय परितंत्र का बात कर ले तो नदी, तालाब, नदी है, तालाब है, झील है, नदी है, तालाब है, झील है, ये सारा किसमें आता है? तो ये सारा जो है आएगा जलीय परितंत्र में। ये सारा कहां आता है? जलीय परितंत्र में ये सारा एग्जाम्पल लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा यहां से आगे। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम और भी है, किस चीज के आधार पर? तो ये हो गया कहां उपस्थित है, यानी कि जल और स्थल के आधार पर। आगे जो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है ये किस तरह से निर्माण हुआ है, निर्माण के आधार पर अगर हम लोग पारिस्थितिक तंत्र का बात करें तो पुनः उसे दो भागों में बांटा गया है। हम लोग लिख देते हैं निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर इकोसिस्टम को फिर से दो भागों में बांटा गया है। क्या सब? तो जो नंबर 1 है पहला वह नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, क्या है? नेचुरल या प्राकृतिक। और दूसरा आर्टिफिशियल या मानव निर्मित, आर्टिफिशियल या मानव निर्मित, या इसको हम लोग मैन मेड भी कह सकते हैं। प्राकृतिक इकोसिस्टम ऐसा इकोसिस्टम जिसके निर्माण में प्रकृति का भागीदारी है, हम लोगों का कोई भी रोल, कोई भी कार्य वहां नहीं है, तो इस तरह के इकोसिस्टम को हम लोग प्राकृतिक इकोसिस्टम नाम देते हैं। जबकि मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा, हम लोगों के अलग अलग कार्यों के द्वारा जिस परितंत्र का निर्माण होता है उसको हम लोग नाम देते हैं क्या? उसको हम लोग नाम देंगे मानव निर्मित परितंत्र। अब आप जरा दोनों का एग्जाम्पल देखेंगे, मानव निर्मित प्राकृतिक परितंत्र क्या है और मानव निर्मित परितंत्र क्या है। प्राकृतिक परितंत्र का अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा ताप, टेम्परेचर, जल, पानी, लाइट यानी कि प्रकाश, ये सारा प्राकृतिक है। इसमें हम लोगों का कोई भी रोल नहीं है, इसमें हम लोगों का कोई भी रोल नहीं है, ये प्राकृतिक में, प्रकृति में अपने आप बना है। दूसरा जो हमारा है मानव निर्मित, देखते जरा मानव निर्मित हम लोग तैयार किए हैं, तो हम लोग जो तैयार किए हैं उसमें आएगा आपका मानव निर्मित जो है, इसमें आ जाता है क्या सब? इसमें आ जाएगा कृषि भूमि, इसमें आ जाता है आपका कृषि भूमि,
हम लोग के द्वारा तैयार कृषि क्षेत्र, क्षेत्र लिख देते हैं, कृषि क्षेत्र, ये हम लोग के द्वारा तैयार किया गया इकोसिस्टम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचुरल और इसके बाद नेचुरल और मानव निर्मित के बाद हम लोग बढ़ते हैं यहां से आगे जरा, और आ जाते हैं हम लोग जरा पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार के बाद आगे बढ़ते हैं संरचना पे, पारिस्थितिक तंत्र के संरचना या फिर परितंत्र के संरचना पे। एक बात आपको और याद रखना है, जलीय परितंत्र को हम लोग पुनः दो भागों में बांटते हैं। क्या सब? तो पहला हो जाएगा खारा जल वाला, और दूसरा जो वो हो जाएगा मीठा जल वाला, यानी कि स्वच्छ जल और खारा जल वाले में जलीय परितंत्र को पुनः बांटा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। चलिए शुरू करने हम लोग जा रहे हैं पारिस्थितिक तंत्र के संरचना। ओडम के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र का जो संरचना है ये मुख्य रूप से ओडम के द्वारा ही दिया गया है। ओडम के द्वारा जो दिया गया है ये दो समय में दिया गया, एक 1959 ईस्वी में और दूसरा 1971 ईस्वी में। तो सबसे पहले जो दिया गया था ओडम के द्वारा सन 1959 ईस्वी में, सन 1959 ईस्वी में ओडम के द्वारा जो पारिस्थितिक तंत्र का संरचना दिया गया, उसके अनुसार पारिस्थितिक तंत्र तीन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। क्या सब? तो जो नंबर 1 में है वो है अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। दूसरा जो है ये है कार्बनिक पदार्थ, और तीसरा जो है ये है आपका जलवायु संबंधी कारक, जलवायु संबंधी कारक। ध्यान देंगे जरा, तीन जो है यहां दिया गया है। क्या सब? पहला अकार्बनिक, दूसरा कार्बनिक और तीसरा जलवायु संबंधी कारक। ये तीन जो है 1959 ईस्वी में ओडम के ही द्वारा दिया गया था। ये आपको याद रखना है, ये दिया गया था किसके द्वारा? तो ओडम के द्वारा। ध्यान देंगे। फिर यही बात जब आगे बढ़ी और ओडम 1971 ईस्वी में, अगर ओडम के अनुसार हम लोग बात करें तो 1971 ईस्वी में ओडम जो है वो पारिस्थितिक तंत्र के घटक को दो भागों में मुख्य रूप से विभाजित किया। क्या सब? तो ध्यान देंगे, यहां हम लोग इसको जरा बंद कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि ये चैप्टर है। आज हम लोग इसका लेक्चर 1 का बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, और यहां हम लोग देखते हैं कि सन 1971 ईस्वी में, सन 1971 ईस्वी में ओडम के द्वारा क्या कहा गया? ओडम के द्वारा 1971 ईस्वी में यह कहा गया कि जो परितंत्र है वो मुख्य रूप से दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। क्या सब? तो जो सबसे पहला है नंबर 1 में वो है आपका जैविक घटक। जो नंबर 1 है वो क्या है? जैविक घटक। और दूसरा जो है वो है आपका अजैविक घटक। नंबर 1 में जैविक घटक और दूसरे नंबर में है आपका अजैविक घटक। जैविक घटक किसको कहा गया? अजैविक घटक किसको कहा गया? इसको जरा आप ध्यान से समझेंगे। जैविक घटक वैसा घटक है जो पर्यावरण में सजीव के रूप में स्थित है, यानी कि जो सजीव है उसको हम लोग जैविक घटक नाम देते हैं, और जो पर्यावरण में निर्जीव पदार्थ है उसको हम लोग अजैविक घटक नाम देते हैं। जैविक और अजैविक का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ताकि आगे अगर अभी पढ़ाया जाएगा तो फिर जैविक और अजैविक का किसी भी तरह का कोई समस्या आपके आगे नहीं रहनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं किसका? तो नंबर 1 अजैविक घटक का। जो सबसे पहला है आपका वो क्या है? जैविक घटक का हम लोग करते हैं शुरुआत। जैविक घटक पर्यावरण में पाए जाने वाले वे घटक जो सजीव के रूप में स्थित है उसको हम लोग नाम देते हैं जैविक घटक। जैविक घटक के बारे में देख लिए, क्या है? वैसा पर्यावरण में उपस्थित या परितंत्र में उपस्थित वो जीव जो सजीव के रूप में स्थित है उसको हम लोग जैविक घटक नाम देते हैं। जैविक घटक को हम लोग बांटते हैं कितने भागों में? तो दो भागों में जैविक घटक को बांटा जाता है। जो नंबर 1 एक नंबर में है वो है स्वपोषी। एक नंबर में जो है वो क्या है? स्वपोषी। और जो दूसरे नंबर में है, बी नंबर में, ये है विषम पोषी।
विषम पोषी। इस तरह से हम लोग दो भागों में बांट दिए। सबसे पहला जो है वह स्वपोषी घटक और दूसरा जो है वो है विषम पोषी घटक। दोनों को बारी बारी से डिटेल में देखते हैं। पहले स्वपोषी घटक का शुरुआत करते हैं। स्वपोषी घटक क्या है? नंबर ए में आ गया आपका स्वपोषी घटक। स्वपोषी घटक ध्यान देंगे क्या है? वैसा घटक जो पर्यावरण में उपस्थित वैसा जैविक घटक जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकता है। अगर कोई घटक अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर ले, अपने आप से करता हो, तो उस तरह के घटक को हम लोग स्वपोषी कहते हैं। ये हम लोग 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। वैसा जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, इस तरह के जीवों को हम लोग नाम देते हैं स्वपोषी जीव और इस प्रक्रम को हम लोग कहते हैं स्वपोषण। अब जो स्वपोषी जीव है वो अपने भोजन का निर्माण किस विधि से करते हैं ये हम लोग बेहतर ढंग से जानते हैं। उस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि स्वपोषी घटक के बारे में देखिए फिर से एक बार। वैसा जीव जो वैसा घटक जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है या स्वयं करता है, उसको हम लोग स्वपोषी घटक नाम देते हैं। इस तरह का जीव जिसमें इस तरह का लक्षण पाया जा रहा है उसको स्वपोषी जीव कहा जाता है और इस प्रक्रम को स्वपोषण कहा जाता है। स्वपोषी जीव अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा करता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हम लोग जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार सुनिएगा गौर से। वैसा प्रक्रम जिसमें हरा पौधा या फिर कोई भी स्वपोषी जीव पर्यावरण से CO2, जमीन से यानी कि भूमि से, मृदा से जल और खनिज अवशोषित करता है और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, इस प्रक्रम को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि स्वपोषी घटक अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करता है। प्रकाश संश्लेषण पता चल गया। वैसा प्रक्रम जिसमें स्वपोषी जीव पर्यावरण से जल और खनिज अवशोषित करेगा, भूमि से जल और खनिज अवशोषित करता है, पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है और सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने भोजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण नाम देते हैं। प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में हो सकता है, पूछा जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट है, ये हम लोगों को पता है, और प्रकाश संश्लेषण का बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है। ये भी आपको याद रखना है, बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन है क्योंकि उस ऑक्सीजन का उपयोग अब उस पौधा को कुछ भी नहीं है, इसलिए वो वहां से रिलीज कर दिया और हम लोगों को उपयोग है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी तरफ आते हैं। एक बात आप और समझेंगे कि ये जो स्वपोषी है ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है और इसके साथ के साथ ये दूसरे जीवों के लिए भी भोजन का निर्माण करता है, इसलिए हम लोग इसको उत्पादक भी नाम देते हैं। भूलना नहीं है, प्रोड्यूसर या उत्पादक हम लोग इसको नाम देते हैं। चलिए आगे बढ़िए और दूसरे नंबर पे आइए। नंबर जो हम लोगों का दूसरा है विषम पोषी। ध्यान देंगे क्या विषम पोषी? तो वैसा जीव जो क्या होगा, अपने भोजन के लिए स्वपोषी जीव के ऊपर निर्भर रहता है। वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए स्वपोषी जीव के ऊपर निर्भर रहता है उसको हम लोग विषम पोषी जीव कहते हैं। ये अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर है, इस कारण से हम लोग इसको जो है दूसरा नाम देते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता आप जानते हैं किसको कहा जाता है? उपयोग करने वाले को उपभोक्ता कहा जाता है। उपयोग करने वाले को उपभोक्ता कहा जाएगा और बनाने वाले को उत्पादक कहा जाता है। ये हम लोग पहले से जान रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग विषम पोषी जीव को भी पुनः दो भागों में बांटा जाता है। विषम पोषी जीव को दो भागों में बांटा जाएगा। क्या सब? तो जो नंबर ए है विषम पोषी जीव का, इसमें एक नंबर में होगा मैक्रोन्यूट्रिएंट
सॉरी मैक्रो कंज्यूमर और दूसरा होगा माइक्रो कंज्यूमर। ध्यान देंगे, मैक्रो मतलब होता है दीर्घ उपभोक्ता, दीर्घ उपभोक्ता यानी कि वैसा उपभोक्ता जो क्या करता है, काफी अधिक मात्रा में उत्पाद को उपयोग में लाता है, उसको दीर्घ उपभोक्ता नाम दिया जाता है। जबकि नंबर दो जो है इसको हम लोग सूक्ष्म उपभोक्ता नाम देते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता यानी कि जो दीर्घ उपभोक्ता है इसको हम लोग कहते हैं मैक्रो, MACRO, मैक्रो न्यूट्रिएंट, और इसको कहा जाता है माइक्रो, MICRO, माइक्रो न्यूट्रिएंट। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। दीर्घ उपभोक्ता के बारे में जरा देखते हैं, फिर सूक्ष्म उपभोक्ता के भी बारे में देखेंगे। दीर्घ उपभोक्ता वैसा उपभोक्ता है जो उत्पादक के द्वारा बनाए गए उत्पाद को काफी अधिक मात्रा में अवशोषित करता है या उपयोग करता है, उसको हम लोग दीर्घ उपभोक्ता नाम देते हैं। जबकि सूक्ष्म उपभोक्ता वैसा जीव है जो काफी कम मात्रा में उत्पादक के बनाए हुए चीजों का उपयोग करता है, उसको हम लोग सूक्ष्म उपभोक्ता नाम देते हैं। दीर्घ उपभोक्ता को अगर देखें, बात करें तो इसको हम लोग पुनः अलग अलग भागों में बांट दिए हैं। क्या सब? तो सबसे पहला जो भाग है वो है, सबसे पहला रोमन में दे रहे हैं, सबसे पहला जो भाग है दीर्घ उपभोक्ता का वो हो जाएगा आपका प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, या आप इसको प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। दूसरा हो जाएगा आपका द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका? तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। और नंबर 4 में आपका हो जाएगा चतुर्थ श्रेणी के उपभोक्ता। क्या सब? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता और चतुर्थ श्रेणी के उपभोक्ता। चलिए इसको हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या चतुर्थ उपभोक्ता भी कह सकते हैं। यह भी आपको याद रखना है, और करके आप इसको याद रखेंगे। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को प्राथमिक उपभोक्ता, इसको द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता को तृतीयक उपभोक्ता और चतुर्थ श्रेणी के उपभोक्ता को उपभोक्ता, यहां लिखी देते हम लोग, उपभोक्ता को हम लोग चतुर्थ उपभोक्ता के भी नाम से जानेंगे। चलिए प्राथमिक उपभोक्ता या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता किसको कहा जाएगा? ये देखिए, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, ध्यान दीजिए, ऐसा उपभोक्ता जो सीधा पौधा के ऊपर निर्भर है, यानी कि सभी शाकाहारी जीव। यहां ध्यान दीजिए, यहां एग्जाम्पल हम लोग लिखते चलते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहां लिखते हैं शाकाहारी जीव, सभी शाकाहारी जीव जो यहां लिखा हुआ एग्जाम्पल, शाकाहारी जीव सभी, जैसे गाय, भैंस, बैल, बकरी, ये सारा क्या है? शाकाहारी जीव है। और इस तरह के जीवों को हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता या फिर प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। चलिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता, ऐसा जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता पर निर्भर है, उसको हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता या द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल में आ जाएगा जो छोटा छोटा जानवर, मांसाहारी छोटा जानवर है, छोटा मांसाहारी जानवर, जैसे पक्षी है, बिल्ली है, मेढक है, पक्षी, बिल्ली, मेढक। हम लोग एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल में हम लोग लिखते हैं, ये रहा सर इसका पक्षी, बिल्ली, मेढक। छोटा छोटा मांसाहारी जीव को द्वितीय उपभोक्ता में शामिल किया जाता है। छोटा छोटा जीवों को क्या किया जाएगा? द्वितीय उपभोक्ता में शामिल किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता क्या है? वैसा जीव, अब क्या होगा? वैसा जीव नहीं, मतलब वैसा उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए द्वितीयक उपभोक्ता के ऊपर निर्भर है, यानी कि इससे थोड़ा एडवांस, मतलब कुछ बड़े जीवों को, यानी कि जो छोटा छोटा मांसाहारी जीव है उसको मार के खाने वाला। जैसे हम लोग जानते हैं कि सर पक्षी को सांप खा सकता है, बिल्ली को जो है सांप खा सकता है, बड़ा जो सांप है वो बिल्ली को खा सकता है, यहाँ पे चूहा भी हो सकता है। बात समझ गए? चलिए तो ध्यान दीजिए जरा, यहां हम लोग लिख देते हैं, मेढक भी लिख देते हैं, मेढक और सांप, मेढक और सांप।
ये किसमें आएगा, ये सारा आएगा किसमें, नहीं मेढक यहाँ नहीं आएगा, यहाँ सांप आ सकता है, मेढक यही आएगा, बिल्ली पक्षी के साथ आपको मेढक भी देखने के लिए मिलता है। चलिए आगे बढ़िए। चतुर्थ श्रेणी के उपभोक्ता, यानी कि जो क्या करेगा, इस सब को खा सकता है, यानी कि जो सबसे बड़ा मांसाहारी है उसको मार के खाने वाला कोई जीव अगर नहीं है तो उसको हम लोग नाम क्या देते हैं, चतुर्थ श्रेणी के उपभोक्ता। जैसे एग्जाम्पल में लेंगे क्या, तो सर यहाँ मेढक, एग्जाम्पल में हो जाएगा शेर, एग्जाम्पल में क्या होगा, शेर या बाज, शेर या बाज। ये ऐसा जीव है कि इसको शेर या बाज, इसको मार के खाने वाला कोई जीव फिर से इस पृथ्वी पर नहीं है। ये सबसे उच्चतम किस्म का उपभोक्ता है, इसको कोई मार के नहीं खाता है। तो इस तरह से ये कहानी है किसका, स्वपोषी घटक के उत्पादक का कहानी है, उत्पादक हो गया। अब हम लोग विषम पोषी में उपभोक्ता देख लिए। उपभोक्ता दो तरह का था, दीर्घ और सूक्ष्म। अभी सूक्ष्म आपका बचा हुआ है। सूक्ष्म उपभोक्ता ध्यान देंगे, इसके अंतर्गत अपघटक को रखा जाता है, यानी कि वैसा जीव, अब जब ये शेर या बाज मरेगा या फिर हम लोगों के घर में जो खराब चीज होगा, जो अपशिष्ट है, उसको जब हम लोग फेंक देते हैं तो वहां पर इस पर्यावरण में उपस्थित सभी छोटा छोटा जीव क्या करता है, उसको ग्रहण कर लेता है, उसको खा जाता है धीरे धीरे, लेकिन वो पर्यावरण में बनने वाले काफी कम पदार्थों का उपयोग करता है, इसलिए हम लोग उसको सूक्ष्म उपभोक्ता नाम देते हैं। चलिए, तो यहां तक की कहानी आपके क्लियर होनी चाहिए। ये सूक्ष्म उपभोक्ता का कहानी है। चलिए, जैविक घटक इस तरह से हम लोग पढ़ लिए। आज का क्लास यही खत्म करेंगे, जैविक घटक खत्म है। अगले क्लास में हम लोग अजैविक घटक के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद उत्पादकता वगैरह का चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको पीछे भी कहा गया है कि इंग्लिश माध्यम के लिए भी वीडियो अपलोड किया गया है। आपके जो भी संबंधी या फिर दोस्त अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ वीडियो को, चैनल को शेयर जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, बाकी का बात मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।